Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and today we are going to discuss about general characteristics of enzyme। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके जो सामान्य लक्षण हैं, एंजाइम की फर्स्ट क्लास में हम सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट आर एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, यानी कि यह प्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं जो कि जैविक कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। इन्हें हम बायो कैटालिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। कैटालिस्ट एक्सक्लरेट केमिकल रिएक्शंस, यानी कि यह जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, उनकी गति को तीव्र करने का काम करते हैं। The molecules upon which enzyme may act are called as substrate, यानी कि वह अणु या मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम अपनी क्रिया करते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड द एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट्स इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्जन के बाद में जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। Almost all metabolic process in the cell needs enzyme catalysis in order to occur at rates fast enough to sustain life, यानी कि अधिकांशतः जितनी भी उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं जो भी एक सेल में कोशिका में, उन सभी को एंजाइम उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने की ज़रूरत होती है ताकि हम जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है, लाइफ की जो कंटिन्यूएशन है उसको बनाए रख सकें और जो रिएक्शंस होती हैं उनको अधिक तेज दर पर संपन्न करवा सकें। मेटाबॉलिक पाथवेज डिपेंड अपॉन एंजाइम टू कैटालाइज इंडिविजुअल स्टेप्स, यानी कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो एंजाइम पर डिपेंड करते हैं हर एक इंडिविजुअल जो स्तर होता है, स्टेप होता है, उसको कैटालाइज करने के लिए। द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एंजाइमोलॉजी एंड अ न्यू फील्ड ऑफ सूडो एंजाइम एनालिसिस हैज रिसेंटली ग्रोन अप, यानी कि इनका जो अध्ययन होता है एंजाइम का उसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। और अभी रिसेंटली जो एक नया फील्ड, नया क्षेत्र एंजाइम की स्टडी में यूटिलाइज होने लगा है वो है सूडो एंजाइम एनालिसिस। Recognizing that during evolution some enzymes have lost the ability to carry out biological catalysis, which is often reflected in their amino acid sequence and unusual pseudo catalytic properties, यानी कि सूडो एंजाइम एनालिसिस में हम उन एंजाइम्स और प्रोटीन की स्टडी करते हैं जिनकी संरचना में हमें उनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है उसमें तो हमें दिखाई देता है कि उनमें किसी न किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने की क्षमता है, लेकिन इन जनरल जो होता है इवोल्यूशन की प्रोसेस में वो अपनी क्षमता को खो चुके हैं। उन्हें में ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरली तो डिफेंड करती है, दिखाई देती है, लेकिन जब कभी भी ये क्रिया करने की ज़रूरत होती है तो वो अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते। एंजाइम्स आर नोन टू कैटालाइज मोर देन 5000 बायोलॉजिकल रिएक्शन टाइप्स, यानी कि लगभग 5000 तरीके की जैविक क्रियाएं होती है जिसको एंजाइम्स कैटालाइज कर सकते हैं, उत्प्रेरित कर सकते हैं। अदर बायो कैटालिस्ट आर कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोजाइम, यानी कि जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं उसके अलावा भी कुछ जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं, जैसे कि आरएनए मॉलिक्यूल्स के जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी कम्स फ्रॉम देयर यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी एंजाइम में ये जो विशेषता पाई जाती है वो उनकी जो त्रिविमीय संरचना होती है उससे इसमें ये स्पेसिफिसिटी यानी विशेषता आती है। लाइक ऑल कैटालाइज्ड एंजाइम्स इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय लॉवरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जितनी भी तरीके के उत्प्रेरक होते हैं उसी तरह एंजाइम्स भी किसी भी क्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ाने का काम कैसे करते हैं, वो उसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, उसको डिक्रीज कर देते हैं। सम एंजाइम्स कैन मेक देयर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट अकर मैनी मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर, यानी कि कुछ एंजाइम्स तो ऐसे भी होते हैं जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की जो रिएक्शन होती है उसका जो कन्वर्जन होता है उसको मैनी मिलियंस टाइम्स जो होते हैं वो तीव्र गति से कर देते हैं। एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल इज ornithine 5-phosphate decarboxylase, which allows a reaction that would otherwise take millions of years to occur in milliseconds, यानी कि इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल जो है वो ऑटोडाइन 5-phosphate decarboxylase है। वो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है उसको, वो रिएक्शन जिसको मिलियन ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में, उसको वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर देता है। Chemically, enzymes are like any catalyst and are not consumed in chemical reaction, nor do they alter the equilibrium of the reaction, यानी कि अगर हम रासायनिक तरीके से बात करें तो एंजाइम वो उत्प्रेरक होते हैं जो वो केमिकल रिएक्शन में खुद जो होते हैं कंज्यूम्ड नहीं होते, मतलब इसका खुद का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है यानी जो एक साम्यावस्था होती है रासायनिक क्रिया की, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब ना तो खुद अंदर इन्वॉल्व होते हैं
ना ही रासायनिक क्रिया की साम्यावस्था को डिस्टर्ब करते हैं। एंजाइम्स डिफर फ्रॉम मोस्ट अदर कैटालिस्ट बाय बीइंग मच मोर स्पेसिफिक। और दूसरे सभी भी प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं उससे ये अलग होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, विशेष प्रभाव पाया जाता है। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एंजाइम्स की जो क्रिया होती है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी अफेक्टेड होती है, सच एज इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट डिक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि जो संदमक जिसे आप कहते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, वो एंजाइम की जो क्रिया होती है उसको कम कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। एंड सेकेंड वन इज एक्टिवेटर्स और मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीजेस एक्टिविटी, यानी कि जो सक्रिय पदार्थ वो होते हैं जो एंजाइम्स की क्रिया को और तीव्र कर देते हैं। मैनी थेरेपेटिक ड्रग्स एंड पॉइजन्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और कुछ पॉइजन्स होते हैं जो एंजाइम्स की क्रिया को इनहिबिट करने का काम करते हैं। एंड एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीजेज मार्कली आउटसाइड इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि अगर हम एंजाइम की क्रिया की बात करें, एंजाइम की एक्टिविटी की बात करें, तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली डिक्रीज होती है, वो उसके बाहर के तापमान से इफेक्ट होती है, और जो अभिक्रिया के अंदर जो पीएच होता है वो भी उसको इफेक्ट करता है। मैनी एंजाइम्स आर permanently denatured when exposed to excessive heat, losing their structure and catalytic property, यानी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो परमानेंटली अपनी संरचना को खो देते हैं जब कभी भी उन्हें एक्सपोज किया जाता है बहुत ज़्यादा तापमान, हीट के द्वारा, और वो अपनी संरचना के साथ साथ अपनी जो प्रेरक करने की या क्रिया को तेज करने की जो क्षमता होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो भी एंजाइम्स खो देते हैं। Now, little bit about history. First, French chemist Anselme Payne was the first to discover an enzyme diastase in 1833. यानी कि एंसलेम पायने वो पहले वैज्ञानिक थे, पहले रसायन शास्त्री थे, ये केमिस्ट थे जिन्होंने डायस्टेज एंजाइम की खोज की थी 1833। A few decades later, when studying the fermentation of sugar to alcohol by yeast, Louis Pasteur concluded that this fermentation was caused by a vital force contained within the yeast cell called ferments. यानी कि इसी के कुछ दशकों बाद जब फर्मेंटेशन की क्रिया शुगर से अल्कोहल का जो कन्वर्जन होता है ईस्ट के द्वारा, उस पर लुई पास्चर नामक एक साइंटिस्ट थे, उस पर काम कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन की क्रिया जब होती है तो उसमें एक वाइटल यानी जैविक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है वो जो ईस्ट कोशिकाएं प्रेजेंट होती है उनके अंदर ही कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो ये वाइटल फोर्स की तरह फंक्शन करता है, और लुई पास्चर ने इन्हें फर्मेंट नाम दिया था, विच वर थॉट टू फंक्शन ओनली विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऐसा माना गया था कि यह जो कार्य है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जैविक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के अंदर हो सकता है। He wrote that alcoholic fermentation is an act of correlated with the life and organization of the yeast cell, not with the death or petrification of the cells। यानी कि उन्होंने ये लिखा कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली सीधे सीधे अगर हम कोरिलेट करें तो लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट सेल के साथ में ही रिलेट करती है। In 1877, German physiologist Wilhelm Coney first used the term enzyme, which comes from Greek word leaven or in yeast, to describe this process। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम टर्म को तो वो विलियम कॉने थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम टर्म को यूटिलाइज किया था। The word enzyme was used later to refer to non-living substances such as pepsin, and the word ferment was used to refer to chemical activity produced by living organism। यानी कि एंजाइम वर्ड को बाद में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जैसे कि पेप्सिन के लिए काम में लिया गया, और जो फर्मेंट वर्ड था वो जो रासायनिक जो सक्रियता होती है उनके लिए काम में लिया गया जो कि प्रोड्यूस होती है लिविंग यानी जैविक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। Now, a little bit about nomenclature of enzymes. An enzyme's name is often derived from its substrate or the chemical reaction is catalyzed। यानी कि अगर हम एंजाइम के नामकरण की बात करें तो जनरली उसका नाम जो होता है वो डिराइव होता है कि सबस्ट्रेट क्या है एंजाइम का और उसकी जो केमिकल रिएक्शन है कि वो किस प्रकार की कौन सी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, विद द वर्ड एंडिंग इन एज, यानी कि जो नामकरण की क्रिया होती है उसके लास्ट में हम एज वर्ड ऐड करते हैं। For example are lactase, alcohol dehydrogenase and DNA polymerase। Different enzymes that catalyze the same reaction are called as isoenzymes। यानी कि अलग अलग एंजाइम जो एक ही प्रकार की अभिक्रियाओं को या सेम अभिक्रियाओं को केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं उन्हें हम आइसोएंजाइम्स कहते हैं।
The International Union of Biochemistry and Molecular Biology have developed a nomenclature for enzyme, the EC number, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी की इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उन्होंने एंजाइम के नोमेनक्लेचर के लिए EC नंबर दिया है. Each enzyme is described by a sequence of 4 number preceded by EC, यानी कि हर एंजाइम्स को हम एक सीक्वेंस नंबर जो कि 4 नंबर से बनी हुई होती है EC, उसके द्वारा डिस्क्राइब करते हैं. द फर्स्ट नंबर ब्रॉडली क्लासिफाइड द एंजाइम बेस्ड ऑन इट्स मैकेनिज्म, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो उसके मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है. द टॉप लेवल क्लासिफिकेशन इज ईसी फर्स्ट. ईसी फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि यह इसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं और यह ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकारक और अपचयन क्रियाओं को कैटालाइज करती है. EC2 इज ट्रांसफरेज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो किसी जो क्रियात्मक जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर करने का फंक्शन करती है. फॉर एग्जांपल इज मिथाइल और फॉस्फेट ग्रुप. EC3 is hydrolysis which catalyze the hydrolysis of various bonds. EC4 lies cleavage various bonds by means other than hydrolysis and oxidation, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं और ये हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन के अलग होते हैं. EC5 is isomerase which catalyze isomerization change within a single molecule, and EC6 is ligases join two molecule with covalent bonds. These sections are subdivided by other features such as substrate, product and chemical mechanism, यानी कि ये सभी जो sections होते हैं उनको आगे और भी डिवाइड किया जा सकता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट यानी उत्पाद के अकॉर्डिंग और केमिकल मैकेनिज्म के. एन एंजाइम इज फुली स्पेसिफाइड बाय 4 न्यूमेरल डेजिग्नेशन, यानी कि अगर हम एंजाइम को फुली स्पेसिफाइड करें तो वो एक 4 डेजिग्नेशन नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज EC is 2.7.1.1 is a transferase EC2 that add a phosphate group EC2.7 to hexo sugar, a molecule containing an alcohol group EC2.7.1. This is all about general introduction of enzyme. Thank you very much.